हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। दोस्तों, वन एजू इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे ब्रिक्स समिट 2024 की, जो कि रशिया के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ। रशिया के द्वारा इस समिट में 36 से ज्यादा देशों को इनवाइट किया गया। दोस्तों, ब्रिक्स एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 2009 में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसके साथ जोड़ा गया और रिसेंटली 2024 में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई इसमें नए मेंबर के रूप में शामिल हुए। कंबाइंड अगर देखें तो ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज करीब 30% वर्ल्ड लैंड सरफेस को ऑक्यूपाई करती हैं और करीब 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज करीब वर्ल्ड की 27% नॉमिनल जीडीपी को। दोस्तों, भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ब्रिक्स समिट 2024 एक महत्वपूर्ण समिट था। इस समिट से इंडिया ने क्या अचीव किया और इंडिया के मेन फोकस पॉइंट्स क्या थे, हम इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया के लिए जो पहला एरिया ऑफ फोकस था वो था फोकस ऑन डी डॉलराइजेशन। दोस्तों, इंडिया ने हमेशा ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट किया है और हमेशा ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको हमेशा ही रिजेक्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों, आज की डेट में मोस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यूएस डॉलर में ही की जाती है, लेकिन पिछले सालों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा लिए गए कुछ एक्शंस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी का काम कर गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात अफगानिस्तान की करें, जैसे ही कुछ साल पहले अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स ने विड्रॉ किया और अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, वैसे ही यूएस ने अफगानिस्तान के जितने भी फॉरेन रिजर्व्स थे उनको फ्रीज कर दिया। सेम केस रशिया के साथ हुआ। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, रशिया के भी सारे फॉरेन रिजर्व्स जो थे उनको फ्रीज कर दिया गया। इसी के चलते इंडिया को भी शायद समझ आ गया कि यूएस डॉलर पे इस तरह की डिपेंडेंस शायद इंडिया के लिए भी फ्यूचर में बहुत खतरे का सबब बन सकती है। इसीलिए इंडिया और ब्रिक्स के सारे मेंबर कंट्रीज ये चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन की तरफ फोकस किया जाए, यानी कि डॉलर को किसी न किसी और करेंसी के साथ रिप्लेस करने की जरूरत है। जहां तक डी डॉलराइजेशन की बात है तो ब्रिक्स एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसलिए ब्रिक्स के इस समिट में एक ब्रिक्स रिजर्व करेंसी की या फिर ग्लोबल रिजर्व करेंसी की बात की गई। दोस्तों, दूसरा जो अचीवमेंट था इंडिया के लिए वो था इंडिया रशिया एस्ट्रो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में। इस समिट में इंडिया और रशिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम को साइन किया, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाया जाएगा। ये रिएक्टर्स एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स होंगे जो 0.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और इनको फ्यूचर में लूनर सरफेस यानी कि चंद्रमा की सरफेस पर इनको रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों, आज की डेट में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे काम कर रहा है। इसीलिए रशिया और इंडिया ने मिलकर अमेरिका को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक चुनौती दी है कि इस तरह की रिसर्च इंडिया और रशिया भी मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरा अचीवमेंट था इंडिया के लिए वो था साउथ साउथ कोऑपरेशन। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पूरे ही वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया। एक ग्लोबल नॉर्थ। दोस्तों, ग्लोबल नॉर्थ यानी कि वो कंट्रीज जिनके पास वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिनके पास इंडस्ट्रीज थी और वो कंट्रीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे थी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे थी। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, ये सारे कंट्रीज मिलकर ग्लोबल नॉर्थ बनाते हैं। जो साथ ही साथ ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज को कहा गया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो भूखी और नंगी पॉपुलेशन थी। 1990s के आसपास जो ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट था उसे मॉडिफाई किया गया और इंडिया ने इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन के रूप में इसे चैंपियन करने की कोशिश की। 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का कंसेप्ट है इस पे इंडिया के द्वारा काफी हद तक काम किया गया। तो इसका मेन फोकस है, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का जो मेन फोकस है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें भीम यूपीआई का बहुत सारे देशों में यूज होना, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जितने भी साउथ की और इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज हैं उनको लगातार इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जोड़ना।
दोस्तों ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनके पास या तो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है जिससे कि वो डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, या फिर ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टैब्लिश करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनके लिए एक इम्पोर्टेंट और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होती है। दोस्तों चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट इंडिया के लिए था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इथियोपिया एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स प्लस। इथियोपिया का ब्रिक्स प्लस में परमानेंट मेंबर के रूप में इंट्रोडक्शन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जवाब। दोस्तों इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इंडिया के लिए एक फ्रेंडली कंट्री है, इसीलिए इंडिया ने इथियोपिया को ब्रिक्स प्लस में ऐड करने के लिए काफी सारा प्रयास किया। यहाँ पे इथियोपिया इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना के द्वारा जो इंडिया को इनसर्कल करने की जो चाइना की पॉलिसी है उसमें एरिट्रिया और जिबूटी में चाइना लगातार अपने नावल बेसिस को बनाने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी है। इसलिए इंडिया को भी यहाँ पे अगर इसका जवाब देना था तो इथियोपिया एक बेस्ट ऑप्शन था। और इथियोपिया क्योंकि एरिट्रिया और जिबूटी का एनिमी कंट्री है इसलिए भी इथियोपिया एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों ब्रिक्स समिट 2024 इंडिया के लिए एक सफल सम्मेलन रहा क्योंकि इंडिया और चाइना ने जो भी इश्यूज थे बॉर्डर पे काफी हद तक इनको टैकल करने की कोशिश की है। दोनों ने ही कंबाइंड जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो ये हैं, पहला ये कि जो दिपसंग प्लेन्स और देमचोक एरिया है जिसको चाइना क्लेम करता था, इन दोनों एरियाज में अब इंडिया की तरफ से इंडियन आईटीबीपी और चाइना की तरफ से चाइनीज पीएलए दोनों ही यहाँ पे पेट्रोलिंग कर पाएंगी। दूसरा जो गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग एरिया है और पेंगोंग सो लेक वाला एरिया है, इन दोनों एरिया से इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स दोनों ही यहाँ से डिसएंगेज कर पाएंगे। दोनों ही कंट्रीज अपने ट्रूप्स को डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ दोनों ही देशों की तरफ से ये भी कहा गया जो मैकेनिज्म ऑफ डायलॉग है उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी और जो हमारे टाइज जो काफी सालों से खराब चल रहे हैं खासतौर पर 2017-18 से उनको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो हमारे रिश्ते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लगातार ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो इस सब के बाद भी there are several questions which are left unanswered और इंडिया के लिए शायद ये काफी हद तक सोचने वाली बातें भी हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कि जो डिसएंगेजमेंट इन एरिया से हो रही है वो डिसएंगेजमेंट परमानेंट होगी, इसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। ना ही चाइना ने कुछ ऐसा कहा है, ना ही इंडिया ने ये इंश्योर करने की कोशिश की है। दोस्तों इंडिया के लिए एक फ्यूचर में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है क्योंकि इंडिया की तरफ जो यहाँ पे टेरेन, पहला ये काफी रुगुड है और दूसरा काफी हार्श टेरेन है, इसलिए फिर से यहाँ पे एक बार यहाँ से ट्रूप्स को हटाने के बाद फिर से यहाँ पे ट्रूप्स को री इंट्रोड्यूस कराना इंडिया के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है किसी भी अनसर्टेन कंडीशन में। दोस्तों दूसरा सवाल ये कि जो 2017 में जो डोकलाम प्लेट्यू में चाइना ने किया है वो दोबारा नहीं होगा, इस चीज का भी कोई प्रूफ है नहीं। इंडिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी इसको इंश्योर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों चाइना हमेशा से ही एक अनसर्टेन माइंडसेट वाली कंट्री है, हमेशा से ही ये एक अनरिलायबल पार्टनर की तरह रहा है जिसपे किसी भी टाइम भरोसा नहीं किया जा सकता है। मोreover, दोस्तों हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ब्रिक्स समिट 2024 एक सक्सेस थी और ब्रिक्स कंट्रीज ये तो जरूर समझ चुकी हैं कि अगर यूएस और यूएस हेजेमनी को टैकल करना है ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हो सकता है और ब्रिक्स से बेहतर शायद कोई और प्लेटफॉर्म है भी नहीं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।